हेलो एवरीवन। हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा यूनिट्स यूज क्यों करता हूँ। मैं कहता हूँ किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब यूनिट्स हैं, लेकिन ये यूनिट्स किसी चीज की है ना, तो जिस चीज की भी ये यूनिट है उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन क्या है? ये हमारे होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होते हैं हमारे? ये फिजिकल क्वांटिटीज। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं the quantities in the term of which the laws of physics can be explained is known as the physical quantities। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। In the term of which the laws of physics can be expressed and measured are called the physical quantities। इनके एग्जांपल है मास, लेंथ, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनको मैं किसी और के टर्म में डिराइव नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता और फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है? डिराइव क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से मिलकर बनती हैं। अब डिराइव क्वांटिटी देख लेते हैं हम लोग एक बार। डिराइव क्वांटिटी क्या है हमारे पास? तो जैसे कि मुझे पता है कि फोर्स की यूनिट बेटा क्या है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला देखूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलकर क्या बना है हमारा? न्यूटन। तो ये न्यूटन हमारी कैसी हो गई है? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बनी है उन्हें क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटीज। अब हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये देख लेते हैं किसके किसके लिए होती हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिन्हें मैं बोलता हूं, इनकी यूनिट को किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। आप इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। ये हमारी जो यूनिट्स हैं ये सफिशिएंट होती हैं किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए होता है हमारा स्टेरेडियन। तो ये बेसिकली हमारा सब काम हो गया किसका? फिजिकल क्वांटिटीज का और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप का, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल कौन सी है? जो डिपेंड नहीं करेंगी, फर्दर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी और के टर्म में ब्रेक नहीं होती हैं। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है? जो फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बनी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी को ड्राइव करके हम क्या बना देते हैं? डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल मैंने कई सारी क्वांटिटी ले ली, उनको मिला के मैंने क्या बना दिया? डिराइव क्वांटिटीज बना दी। अगर मैं आपसे इन दोनों में पूछूं कि बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप आराम से बता दो कि सर ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो ये आपने कैसे बता पाया? जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया। अब इसमें से मैं एक गायब कर देता हूँ, पूछता हूँ बताओ ये कैसा है। तो इसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे और कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि ये कैसा है। अगर मैं इसको इसके कंपेरिजन में ले आऊं, पूछो कौन छोटा कौन बड़ा, तो आराम से बता दोगे आप कि ये छोटा और ये बड़ा है। ठीक है, सो बेसिकली मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं? समझाना चाह रहा हूं आपको मेजरमेंट। सो बेसिकली हमारा मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट हमारा होता है the process of comparison of any physical quantities with the standard physical quantity of the same type। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज का मेजरमेंट करना चाहता हूं तो मैं उसको कंपेयर करूंगा with the standard physical quantity of same type, है ना। दैट मीन्स मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है, तो आप लेंथ चेक करने के लिए बाजार से 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो का बाट लेके नहीं आओगे, क्योंकि जो बाट हमने बनाए हैं 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो के, वो किसके लिए बनाए हैं? मैंने वेट को चेक करने के लिए। यानी कि अगर आपको वेट चेक करना है तो वेट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, अगर लेंथ चेक करनी है तो लेंथ वाला इंस्ट्रूमेंट चेक करना है। यानी कि आपको जो भी चीज चेक करनी है आपको सेम टाइप की स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट इज द मेजरमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब मैंने किसी भी चीज को चेक कर लिया तो इसे डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, Q इज इक्वल टू NU। दैट मीन्स क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर वैल्यू और उसकी यूनिट। सो मुझे यहां से क्या पता लग गया? मुझे ये पता लग गया कि कोई भी चीज अगर मैंने चेक करी है तो उसकी क्वांटिटी को मैं डिफाइन करूंगा N इंटू यू से, यानी कि नंबर वैल्यू इंटू यूनिट से। सपोज दैट मैं मार्केट से 1 किलो आलू लेके आया और आलू में लाया हूं 1 किलो, तो क्वांटिटी कितनी लाया मैं? 1 किलो, यानी कि क्वांटिटी कितनी है? 1 किलो। ठीक है, जहां पे 1 इसकी नंबर वैल्यू है, किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। अब मैं इस 1 किलो कैसे लिख सकता हूं ना? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मैं यहां पर ये जानता हूं कि इनकी क्वांटिटी तो बराबर है, 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम दोनों की क्वांटिटी तो बराबर है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं बेटा कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। तो मेरे यहां से एक फॉर्मूला आ गया, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है,
जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मैंने चेंज कर रहा हूं, लेकिन क्वांटिटी क्या रखूं, मैं सेम रखूं, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी को अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करूं तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। यहां से एक और रिलेशन देख सकता हूं मैं, क्या है बेटा, कि जब मैंने एक को 1000 किया, एक बड़ा है कि 1000 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 1000 बड़ा है। लेकिन अब यहां देखिए किलोग्राम बड़ा है या फिर ग्राम बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा किलोग्राम बड़ा है। दैट मींस मैंने देखा कि जब मैंने नंबर वैल्यू को इंक्रीज किया तब मेरी यूनिट छोटी हो गई। यूनिट क्या हो गई बेटा, छोटी हो गई, है ना। नंबर वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया तो यूनिट बेटा किलोग्राम से क्या हो गई, ग्राम हो गई। दैट मींस नंबर वैल्यू और यूनिट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये रिलेशन आप याद रखिए। इसमें कई बार इस फॉर्मूले पर मैं जब डायमेंशन एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं इसको यूज करूंगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कब यूज करूंगा, जब मैं किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर रहा हूं, तब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और डायमेंशन की हेल्प से उसकी वैल्यू निकाल के आपको बताऊंगा। मैं जब कोई मेजरमेंट करूंगा तो उसमें कुछ वैल्यू आएगी, कुछ डिजिट्स आएंगी। मैं मैक्सिमम जितनी डिजिट तक किसी भी वैल्यू को चेक कर सकता हूं, उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उन्हें मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहता हूं, ठीक है। अगर मैं उस वैल्यू को बहुत ज्यादा डिजिट तक चेक कर लूं, दैट मींस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर बढ़ गए दैट मींस मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, मेरी एक्यूरेसी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमसे कहते हैं कि वो वैल्यू या वो डिजिट्स जिन्हें आपने मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ चेक कर लिया, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा डिजिट्स होंगी उतनी वैल्यू हमारी ज्यादा एक्यूरेट होगी। ये हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहता है, द डिजिट हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड इट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, ओके। इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मैं किसी दो बच्चे को पकड़ के लाता हूं, मैं कहता हूं भैया इसकी लेंथ बताइए। तो पहला बच्चा आता है, बोलता है सर इसकी लेंथ जो है वो 18.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा बच्चा आता है, मुझसे कहता है सर इसकी वैल्यू जो है वो 18.27 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये और ये दोनों मेजरमेंट किए गए हैं इसकी लेंथ को चेक करने के लिए। तो पहली वैल्यू में कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, कितने हैं यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4, कितने हैं बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू जो होगी वो ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यू में क्या हो गए, हमारे पास बढ़ गए हैं, ठीक है। अब कहां पर कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर मुझे कंसीडर करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, और इन रूल से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है आपके होम एग्जाम्स में। तो हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कि कहीं पर मुझे कोई वैल्यू और डिजिट गिवन है और वो पूछेगा आपसे इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसके लिए रूल्स हैं कि मुझे कब कौन सा डिजिट में 0 कंसीडर करना है, किस केस में कंसीडर करना है, किस में नहीं करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास पहला रूल है, हमारे पास कोई भी डिजिट गिवन है, इसमें कोई भी 0 नहीं है। अगर कोई भी 0 नहीं है तो सारे के सारे डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे। यहाँ पर नंबर गिवन है 1 3 1 4 2, तो 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5, कितने होंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे। सेकंड रूल कहता है कि कोई भी 0 अगर नॉन जीरो के बीच में आता है, कोई भी 0 अगर नॉन जीरो के बीच में आता है तो उसमें वो 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 7, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमसे क्या कहता है कि हमारा कोई भी 0 अगर लेफ्ट टू द डेसिमल है तो उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा, और राइट टू द डेसिमल में अगर कोई भी 0 नॉन जीरो डिजिट से फॉलो हो रहा है तो ये वाले 0 भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास ये नहीं होंगे, और 1 2 3 लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो आप याद रखिएगा, कोई भी 0 अगर हमारा राइट टू द डेसिमल है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर उसे कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर दे तो उसे कंसीडर नहीं करते हैं। अगला रूल देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 20.00, तो राइट टू द डेसिमल ये 0 है हमारा, लेकिन इसे कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो नहीं कर रही है। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो नहीं कर रही है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होंगे, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, कितने हो गए हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हो गए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे पता है मेरे पास डिजिट गिवन है 0.05600।
अब यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में 0 तो कंसीडर हम नहीं करेंगे, डेसिमल के राइट में जो 0 है इसके बाद 5 6 यानी कि नॉन जीरो डिजिट लिखी हुई है तो इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। लास्ट वाले 2 0 जो है ये डेसिमल के बाद राइट में है और कोई भी नॉन जीरो डिजिट से फॉलो नहीं कर रही है तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास मेजरमेंट है 1050, ठीक है 1050, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा 3, कितने होंगे 3। अगर इसी 1050 का आगे मैं कोई यूनिट जोड़ देता हूं, मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम, यानी कि अगर कोई वैल्यू हमारी यूनिट के साथ लिखी हुई है तो उसमें कहीं भी 0 हो मैं उसे कंसीडर करता हूं। इस केस में मेरा ये वाला 0 कंसीडर नहीं होगा, ये चूंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये कंसीडर होगा। कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यही नंबर है लेकिन इसका मैंने क्या लगा दिया है मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, कोई भी यूनिट अगर मैं जोड़ देता हूं तो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे हो जाते हैं और इस केस में मैं लास्ट वाले 0 को भी कंसीडर कर लूंगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनसे मैं क्लास 11th में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, बेसिक डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है या उसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसकी हेल्प करूंगा, जो भी बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं पूरे टॉपिक को कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। किसी भी मेजरमेंट को करते समय मैंने एक्यूरेटली जितनी डिजिट तक किसी भी चीज को मैंने चेक कर लिया तो वो नंबर ऑफ डिजिट जो होती है वो मेरी क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेरा मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, मैं किसी भी चीज की फिजिकल यूनिट अगर निकालना चाहता हूं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो यूनिट की पावर मुझे कितनी रेज करनी है ये बात मैं उसकी डायमेंशन से डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या कहता है ये, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन, तो उसकी डायमेंशन होती है LT-2। LT-2 का मतलब L किसके लिए होती है लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या होती है मीटर, और T मतलब सेकंड, सेकंड के लिए क्या होता है हमारा -2 पावर लगानी है, ठीक है। तो मुझे सेकंड की पावर -2 लगानी है, मुझे कैसे पता लगा इसकी डायमेंशन को देख के। तो मैं डायमेंशन से डिसाइड करता हूं कि अगर मैं किसी की यूनिट निकालूंगा, क्या निकालूंगा यूनिट, तो मैं उसकी पावर कितनी रेज करूंगा, कितनी पावर में उसकी क्या करूंगा बेटा रेज करूंगा। ये मैं किससे डिसाइड करूंगा, इसकी डायमेंशन से डिसाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन देखूं तो कितनी होती है LT-1 यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर -1 लगाऊंगा, ये मैं इसकी डायमेंशन से डिसाइड कर रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 यानी कि मास के लिए क्या होती है किलोग्राम, लेंथ के लिए क्या होती है मीटर, टाइम के लिए क्या होती है सेकंड, और सेकंड की पावर लगानी है -2, बाकी सब 1 1 रहेंगे। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, इसकी डायमेंशन को देखकर। दैट मीन्स मैं किसी की भी डायमेंशन को देखकर ये डिसाइड कर सकता हूं कि इसकी यूनिट में पावर को कितना रेज करना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है या गिवन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कैसी है करेक्ट है, तो वो कहता है उसकी जो भी इक्वेशन है उसके हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कैसे कहता है ये हमसे कहता है सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन लिखी है v = u + at, है ना। तो वो कहता है अगर ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब मुझे पता है v क्या होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है बेटा मीटर पर सेकंड यानी कि LT-1, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्या है ये भी वेलोसिटी होती है तो इसकी भी क्या होगी LT-1, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है a क्या होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की कितनी होती है LT-2, है ना। और ये क्या हमारा टाइम, टाइम के लिए क्या रखता हूं मैं t, क्या रखता हूं मैं t, ठीक है। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा LT-1, ये भी आ जाएगा हमारा LT-1 प्लस ये पावर कितनी है -2, इसकी पावर कितनी है 1, तो मुझे पता है -2 + 1 = कितना होगा -1। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा LT-1। तो मुझे पता लग गया कि इसकी और इसकी इन तीनों टर्म की डायमेंशन कितनी आ गई LT-1 LT-1 दैट मीन्स ये जो मुझे इक्वेशन गिवन थी v = u + at, ये मेरी डायमेंशनली करेक्ट है और ये इक्वेशन मेरी होमोजीनियस है। कैसी है मेरी ये होमोजीनियस, या मैं इसे कंसिस्टेंस भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसके हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और इसका यूज मैं न्यूमेरिकल्स में खूब अच्छे तरीके से करूंगा।
तो हम अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की, जिसमें पहली एप्लीकेशन हमारी आती है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसमें वो कहता है फाइंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F विच डिपेंड्स अपॉन द मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। इसका मुझे अब डायमेंशन मेथड्स का रिलेशन निकालना है। तो मुझे देखिए क्या करना होता है, मुझे जिसका भी फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है, फोर्स का, ठीक है। ये मेरा डिपेंड किस पे कर रहा है, जिस पे भी डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल कर दो, यानी कि प्रोपोर्शनल कर दो m के, v के और r के, ठीक है। ये काम मुझे करना है सभी के लिए, जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको प्रोपोर्शनल कर दो जिस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा था, मास पे, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, ठीक है। अब मैं यहां से जब साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा k और अपने पास से लगा दूंगा इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c। इसे बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये काम मुझे सबके लिए हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने जो इक्वेशन नंबर a बनाई है, इसी इक्वेशन नंबर 1 में मैं केवल दोनों साइड्स के डायमेंशंस रख दूंगा। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, mlt-2, ठीक है। कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा, m, तो इसकी पावर a। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, lt-1, इसकी पावर क्या लगा दी बेटा, b। रेडियस, रेडियस के लिए क्या होती है बेटा, मीटर, यानी कि l, तो l इसकी क्या होगी बेटा, c, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, mlt-2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहां पर m की पावर कितनी आ जाएगी, a, और कोई m आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। l, यहां से बेटा l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, l की पावर कितनी हो जाएगी, b, और की l है इसमें, मैं देखूंगा यहाँ पे भी l है, इसकी पावर कितनी है, c, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो l की पावर हो गई b प्लस c, ठीक है। यहाँ से t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस की b, और कोई t है यहाँ पर, नहीं है, इसको मैं बेटा ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं पावर को कंपेयर कर लूंगा। क्या कर लूंगा बेटा, पावर को मैं कंपेयर कर लूंगा, दोनों साइड की पावर्स को, ठीक है। तो पावर को कंपेयर कर लूंगा, यहाँ m की पावर कितनी है 1, यहाँ m की पावर कितनी है a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बेटा 1, ठीक है। l की पावर कितनी है यहाँ पे 1, l की पावर कितनी है b प्लस c, सो हमारे पास बेटा b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। यहाँ t की पावर कितनी है -2, यहाँ t की कितनी है -b, तो बेटा यहाँ से हमारे पास -2 इज इक्वल टू -b आ गया, दैट मींस b कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। b कितना आ गया 2, इस b की वैल्यू को उठाऊंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, दैट मींस c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट मींस c इज इक्वल टू माइनस का 1, c इज इक्वल टू माइनस का 1। सो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। इस a b और c की वैल्यू को उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूंगा तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू k m b और r था। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, v यानी कि b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 2 और इसकी कितनी है -1, दैट मींस f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर, और -1 का मतलब कहाँ जाएगा, ये अपॉन में, तो फॉर्मूला बस कितना आ गया k m v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, ठीक है। तो अब यहां से मैं किसी भी चीज का अगर रिलेशन निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना है, याद रखिएगा आप लोग कि मुझे जिसका भी फॉर्मूला निकालना है वो इधर रख दो, जिस जिस पर जो चीज डिपेंड कर रही है उसको बेटा उसके प्रोपोर्शनल कर दो। प्रोपोर्शनल करने के बाद यहां से साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k, और जिस पर डिपेंड कर रही थी उसकी पावर a b c अपने पास से लगा के क्वेश्चन नंबर 1 इसे मैं बना लूंगा, ठीक है। दोनों साइड डायमेंशन रखकर mlt की पावर को कंपेयर करूंगा, a b और c की यहां से वैल्यू निकालूंगा, और वैल्यू निकालने के बाद मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जो इनका और इनका आपस में एक रिलेशन बताएगा और एक फॉर्मूला जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है।